दोस्तों नमस्कार। जरा एक बात सोचिए, जब बाबा रामदेव जैसा शख्स जिसने पिछले 12 साल में एक बार भी सत्ता के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोला था, जो हर मंच से मोदी जी की तारीफों के पुल बांधता था, जो हर कावड़ यात्रा में सबसे आगे खड़ा दिखता था, वही शख्स आज अचानक बीजेपी की अपनी सांसद कंगना रनौत के पुराने कारनामे याद दिलाने लगे हैं। वही शख्स आज छात्रों के आंदोलन को अधिकार बताने लगे हैं। वही शख्स आज मंत्रियों अधिकारियों के बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ने की मांग करने लगे हैं। तो समझ लीजिए हवा का रुख बदल चुका है, या कम से कम बदलने के संकेत बहुत तेजी से मिल रहे हैं। और ये कोई अकेला बाबा नहीं है, इनसे पहले श्री श्री रविशंकर भी वही बोल चुके हैं। इनके साथ देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार तक इंडियन एक्सप्रेस में लेख लिख करके सरकार को घुमा फिरा करके आईना दिखा रहे हैं। यानी जो लोग कल तक सत्ता की गोद में बैठे नजर आते थे, आज वही लोग हल्के हल्के गोद से उतर रहे हैं। ऐसा नहीं होता कि व्यापारी बिना कारण पलटी मारे, ऐसा नहीं होता कि गुरु बिना संकेत पाले सुर बदले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम इसी पूरे मामले पर बात करेंगे कि आखिर हो क्या रहा है सत्ता के गलियारों में, क्यों बीजेपी के करीबी माने जाने वाले चेहरे एक एक करके किनारे करते जा रहे हैं, और क्या ये संकेत है किसी बड़े बदलाव की। पहले पूरा मामला समझिए। बात कंगना रनौत से शुरू हुई है। जंतर मंतर पर जब जेनजी का आंदोलन चरम पर था, धर्मेंद्र प्रधान की कुर्सी अभी अभी छिनी थी, अब मांग खुद अमित शाह जी के इस्तीफे की उठ रही थी, तब कंगना जी ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसने बवाल मचा दिया। कंगना जी ने पूरी जेनजी पीढ़ी को, यानी करोड़ों करोड़ों भारतीय युवाओं को गटर कह दिया। सोचिए जरा, एक सांसद विधानसभा की शपथ लेकर के बैठी हुई है, जनता के वोट से जीत करके आई है, वो अपने ही देश की एक पूरी पीढ़ी को गटर बता देते हैं। और मज़ेदार बात यह है कि जब बवाल हुआ, जब सोशल मीडिया पर तूफान उठा, जब ट्रेंड चलने लगे, तब कंगना जी ने रातों रात पलटी मार ली। कहने लगी कि अरे नहीं, हमारी जेनजी तो हमारी असली धरोहर है, हमारी असल पूंजी है, हमारा असली संविधान है जेनजी। भाई, गटर से एसेट तक की यात्रा में सिर्फ 24 घंटे लगे, ये तो कोई ओलंपिक रिकॉर्ड होना चाहिए। लेकिन इस पूरी कहानी में असली धमाका किया बाबा रामदेव ने। एक न्यूज़ चैनल को दिए इंटरव्यू में जब पत्रकार ने कंगना का जिक्र किया, तो बाबा रामदेव सामान्य टिप्पणी करने की जगह सीधे कंगना जी की निजी जिंदगी पर उतर आए। बोले कि उनका बचपन कैसा रहा है, उनकी जवानी कैसी रही है, उनके पहले के कारनामे क्या हैं। मैं ऐसे लोगों के बारे में बात नहीं करना चाहता। यहाँ रुककर एक बात कहना ज़रूरी है, कंगना जी की निजी ज़िंदगी, उनके पुराने कपड़े, उनकी पुरानी विचारधारा, ये किसी के जज करने का विषय नहीं है। ये उनका अपना मामला है। संविधान हर व्यक्ति को अपनी ज़िंदगी अपनी शर्तों पर जीने का हक देता है। बाबा रामदेव का ये कमेंट पूरी तरह से महिला विरोधी है, इसे किसी भी तरह जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन असली सवाल ये है कि बाबा रामदेव ने ऐसा बोलने की हिम्मत कैसे जुटाई। ये वही बाबा है जो पिछले 12 साल से बीजेपी के किसी भी छोटे मोटे कार्यकर्ता के खिलाफ भी एक शब्द नहीं बोलते, और आज सीधे कंगना पर, जो न सिर्फ बड़ी अभिनेत्री हैं बल्कि पार्टी की सांसद भी हैं, इतना तीखा हमला। इसका मतलब सीधा है, कहीं ना कहीं संकेत मिल चुका है, कहीं ना कहीं ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। नहीं तो बाबा जी की जुबान इतनी लंबी नहीं होती। और उसके बाद जो बाबा रामदेव ने बोला वो और भी दिलचस्प है। कहने लगे कि छात्रों का आंदोलन करना उनका संवैधानिक अधिकार है, और देश के युवाओं को इस जज्बे के साथ आगे बढ़ना, और जहां जहां बाधाएं आए उनको चीरते हुए, चाहे वो लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से आंदोलन करना पड़े वहाँ आंदोलन करें, अपने कर्तव्यों का पूरा निर्वहन भी करें, अपने अधिकारों के लिए लड़ें भी, और इस देश को इतना बड़े रूप में खड़ा कर दें कि हम शान से कह सकें हम भारत के, हम समर्थ भारत के समर्थ नागरिक। भाई, कल तक तो आप योग की क्लास में लोगों को सांस लेना सिखाते थे, आज अचानक आंदोलन का पाठ पढ़ाने लगे हैं। ये कोई सामान्य बात नहीं है। कल्पना कीजिए, जिस बाबा ने काले धन के आंदोलन के बहाने बीजेपी के लिए ज़मीन तैयार की, जिसने कहा था कि मोदी जी पीएम बनेंगे तो पेट्रोल 35 रुपये में मिलेगा, फलाना ढिमकाना होगा, विदेशी बैंकों से पैसा आएगा, आज वही बाबा युवाओं को आंदोलन करने की सलाह दे रहे हैं। इससे भी बड़ी बात यह है कि बाबा रामदेव ने एक और मांग रख दी है जो सत्ता को बहुत असहज करेगी। कहा कि जो सरकारी अधिकारी हैं, जो मंत्री लेवल के लोग हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, केंद्र और राज्य सरकारों के लोग जो भी सरकारी पदों पर हैं, इन सब के बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाना अनिवार्य किया जाए। तो जितने भी गवर्नमेंट जो भी सरकारी तंत्र का लाभ उठा रहे हैं, किसी भी तरह से, चाहे विधायिका में है, कार्यपालिका में है, न्यायपालिका में है, चाहे राज्य केंद्र सरकारों में है, किसी भी प्रकार के
जो सरकारी ओहदों पर हैं उनके सबके बच्चों के लिए कुछ ऐसी व्यवस्था हो कि सबके बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में पढ़े, स्कूल को यूनिवर्सिटी ठीक हो जाएगी। अब ये सुनकर लगता है कि बाबा जी ने कोई क्रांतिकारी विचार पेश किया है, लेकिन असल में ये तंज है, ये कटाक्ष है, ये सीधा सीधा उन नेताओं पर हमला है जिनके अपने बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में लाखों की फीस भर रहे हैं और जनता के बच्चों के लिए वो स्कूल छोड़े जा रहे हैं जहां शौचालय तक ठीक से नहीं है। ये बात बीजेपी को बहुत चुभेगी। कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ने बाबा जी पर मीठी चुटकी ली, बोले कि बाबा जी आपकी इंडस्ट्री बहुत बढ़िया चल रही है। बाबा जी आपकी इंडस्ट्री बढ़िया चल रही है, अपनी इंडस्ट्री चलाइए, नहीं बच्चों को पढ़ाने के लायक आप छोड़ोगे कहाँ। लेकिन इमरान मसूद ने बात बड़ी पते की कही। यहीं से असली विश्लेषण शुरू होता है। जो लोग व्यापारी होते हैं, जिनका कारोबार सत्ता के इशारों पर चलता है, वो सबसे पहले हवा का रुख पहचानते हैं। बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल, बड़े बड़े कारोबारी बाबा, ये किसी के सगे नहीं होते, ये उसी के सगे होते हैं जिसके पास सत्ता होती है। हर बड़े उद्योगपति का पैसा किसी न किसी पार्टी में लगा होता है, चंदा हर तरफ से मिलता है, बस अनुपात अलग अलग होता है। जिसके सत्ता में रहने के चांसेस ज़्यादा होते हैं उसे ज़्यादा मिलता है, जिसके कम होते हैं उसे कम मिलता है। और अगर अचानक कोई बाबा जो योग गुरु के साथ साथ करोड़ की कंपनी का मालिक भी है, अपने पुराने आकाओं के खिलाफ बयान देने लगे, तो समझ जाइए कि उसे अंदर से किसी ने संकेत दे दिया है कि हवा बदलने वाली है, तुम अपनी पोजीशन बदल लो, नहीं तो नुकसान होगा। दोस्तों, यहाँ कहानी सिर्फ बाबा रामदेव पर नहीं रुकती। इसके पहले श्री श्री रविशंकर जी भी ठीक ऐसा ही बयान दे चुके हैं। जब जंतर मंतर का आंदोलन अपने पीक पर था, तब श्री श्री ने खुले तौर पर सरकार से कहा कि छात्रों की बात सुनी जानी चाहिए, युवाओं की भावनाओं का सम्मान होना चाहिए। ये वही श्री श्री हैं जो 2014 से पहले हर बड़े मंच पर मोदी जी की आरती उतारते नजर आते थे, तारीफों के पुल बांधते हुए नजर आते थे। आज वही श्री श्री सरकार को नसीहत दे रहे। क्यों? क्योंकि उनका भी अपना टारगेट ऑडियंस है, उनका भी अपना अनुयायी वर्ग है, और वो अनुयायी वर्ग बहुत बड़ा हिस्सा युवाओं का है, बच्चों के माता पिता का है, शिक्षा से जुड़े लोगों का है। अगर ये लोग नाराज हो गए तो श्री श्री की भी दुकानदारी प्रभावित होगी। यही बाबा रामदेव के लिए भी है। इनके प्रोडक्ट्स कोई खरीदता है, बहुत बड़ा हिस्सा वही मध्यवर्गीय परिवार जिनके बच्चे नौकरी की तलाश में हैं, परीक्षाओं की तैयारी में हैं, पेपर लीक के दुख में हैं, बेरोजगारी की मार में तड़प रहे हैं। अगर बाबा इन बच्चों के खिलाफ खड़े हो गए, अगर बाबा कंगना जी के गटर वाले बयान को समर्थन दे दिया, तो कल से बाबा के प्रोडक्ट कौन खरीदेगा? यही तो कारोबार का नियम है। ग्राहक ही भगवान है, और ये बात बाबा को बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी है। जो छात्र सड़क पर उतरे हैं वो सिर्फ मोदी विरोध के लिए नहीं उतरे हैं। इनमें से बहुत सारे तो बीजेपी के समर्थक हैं, बहुत सारे तो पहली बार वोट देने वाले हैं जिन्होंने पहली बार बीजेपी को ही वोट दिया था। जन जी और उनके बाद जन अल्फा, ये पीढ़ी पूरी तरह से गैर राजनीतिक है, इस अर्थ में कि ये किसी पार्टी के जेब में नहीं है। ये तो अपने मुद्दे पर सड़क पर उतरते हैं, चाहे सरकार किसी की भी हो। इनका मुद्दा है शिक्षा, नौकरी, पेपर लीक, बेरोजगारी, और इन मुद्दों पर बच्चों के साथ साथ उनके माता पिता भी सड़क पर हैं। इसे कोई राजनीतिक चश्मे से देखने की कोशिश ना करे। इसे कोई अर्बन नक्सल बोले, नक्सली माइंडसेट बोले, कोई फर्क नहीं पड़ता। हकीकत यह है कि जब बीजेपी के आईटी सेल के मुखिया की नौकरी ही ये कॉकरोच खा गए, तो बाकी क्या बचा? सोचिए, बीजेपी का पूरा प्रचार तंत्र, पूरा ट्रोल गैंग, पूरा हैशटैग वॉर, सब कुछ क्रैश हो गया। धर्मेंद्र प्रधान जी की कुर्सी छिन गई। अब जो कल तक अजय दिख रहा था वो कमज़ोर दिख रहा है, और जो कमज़ोर दिख रहा है उसकी बैसाखी भी हिलने लगती है। दोस्तों, यहाँ कंगना रनौत की एक और बात समझिए। कंगना जी अपने लेवल पर कुछ नहीं बोलती, ये मानने वाली बात नहीं है। कोई एक दो बयान हवा में दे सकता है, लेकिन जो लगातार बार बार एक विशेष दिशा में बयान देते हैं, उनकी स्क्रिप्ट कहीं और से लिखी जाती है। रमेश विधुड़ी ने जो जंजी को पंचर बनाने वाला कहा, क्या वो अपने लेवल पर कह दिया? विधुड़ी जी की क्या हिम्मत है कि एक शब्द अपनी मर्जी से बोल दें। कंगना जी ने गटर बोला, फिर पलटी मार दी, तो पलटने के लिए किसने कहा?
बोलने के लिए किसने कहा? ये दोनों काम एक ही जगह से इशारे पाकर होते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं, कंगना रनौत जैसे, रमेश बिदूरी जैसे, ये पार्टी के एक खास तरह के चेहरे होते हैं। पार्टी ऐसा करती है कि कुछ नेता जनता से डांटने डपटने वाले आक्रामक बयान देते हैं, टारगेट ऑडियंस को उकसाते हैं, और कुछ नेता प्यार से बात करने वाले, संवेदना जताने वाले होते हैं। बैलेंस बनाया जाता है। जैसे उसी सरकार के गृह मंत्रालय की पुलिस बच्चों के सर फोड़ रही है, लाठियां भांज रही है, टीयर गैस छोड़ रही है, और उसी सरकार के सबसे बड़े मुखिया वीडियो बना करके जिसमें ऐसा दिखाया जा रहा है कि वो कितने संवेदनशील हैं, कितने माय डियर फ्रेंड्स कहते हैं। ये दो अलग अलग चेहरे हैं, दो अलग अलग स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं, लेकिन दोनों का सूत्रधार एक ही जगह बैठा है। लेकिन इस पूरे प्रकरण में एक बहुत बड़ी बात ये उभर करके आती है कि अब मामला राजनीति से ऊपर चला गया है। बाबा रामदेव का कंगना जी के बारे में ऐसे बोलना इस बात का जीता जागता प्रमाण है, और साथ ही ये कंगना जी की नॉन सीरियस छवि का भी सबूत है। पहले जब कंगना जी को बीजेपी में शामिल किया गया, चुनाव लड़ाया गया, तब कहा जा रहा था कि ये स्मृति ईरानी की जगह ले सकती हैं। स्मृति जी धारदार बोलती हैं, इतने साल टीवी पर बड़ा चेहरा रही हैं। कंगना जी की स्टार अपील तो है ही, बोलती भी हैं, लेकिन दोनों की भाषा में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कंगना जी ने अपने आप को इतने विवादित और असंगत बयानों से भर लिया कि अब उनकी छवि नॉन सीरियस बन चुकी है। किसानों को खालिस्तानी बोलना, ऐतिहासिक तथ्यों को अपने हिसाब से मरोड़ना, हर दूसरे दिन कोई ना कोई बवाल खड़ा करना, इससे उनकी अपनी विश्वसनीयता खत्म हो गई है। और अब जब उन्होंने जंजी को गटर कहा तो उनकी छवि सीधे युवा विरोधी बन गई है। अब बीजेपी भी चाहे तो उन्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि प्रोटेक्ट करने का मतलब है कि पूरी युवा पीढ़ी को अपने खिलाफ करना। इसलिए बाबा रामदेव को खुली छूट मिली कि जो बोलना है बोलो, हम पीछे नहीं आएंगे। यहाँ एक और बड़ी बात है जो सत्ता के गलियारों में हलचल मचा रही है। देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार जी ने पिछले हफ्ते इंडियन एक्सप्रेस में एक लेख लिखा है जो पूरे E20 यानी कि 20% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के फैसले पर सवाल उठाता है। जो गाड़ियाँ E20 के लिए बनी हैं उन्हें E10 वाला ईंधन मिलना चाहिए, ये मांग की गई है। सोचिए, सरकार के अंदर के सबसे बड़े अधिकारियों में से एक सार्वजनिक तौर पर लेख लिख करके सरकार को आईना दिखा रहा है। ये अचानक कैसे हो गया है? ये तो बगावत जैसा दिखता है, लेकिन इसे बगावत भी नहीं कह सकते, क्योंकि ऐसा शख्स बिना ऊपर की सहमति से कुछ नहीं लिखता। इसका मतलब सीधा है कि सरकार के अंदर भी कहीं ना कहीं ये स्वीकार किया जा रहा है कि गड़बड़ी है, और कोई इस गड़बड़ी की जिम्मेदारी दूसरे के सर पर मढ़ना चाहता है। यानी अंदर ही अंदर पावर डायनेमिक्स बदल रही है। दोस्तों, ये सारी बातें एक बड़े परिदृश्य की तरफ इशारा करती है। बीजेपी के अंदर बहुत कुछ चल रहा है। 2029 के चुनाव आने में 3.5 साल बचे हैं। उस वक्त मोदी जी की उम्र 80 के बहुत करीब पहुंच चुकी होगी। संघ का पेंच है, संगठन का पेंच है, अगले चेहरे की तलाश शुरू हो चुकी है। अब जिंजी अपनी नई लीडरशिप ढूंढ रही है। तब क्या संघ भी उसी दिशा में सोच रहा होगा? ऐसे में जो लोग बीजेपी के अनौपचारिक चेहरे हैं, जो लोग बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने वाले चेहरे हैं, जो योग गुरु से लेकर के आध्यात्मिक गुरु तक फैले हैं, वो सब जिस तरह से एक साथ अपने बयान बदल रहे हैं, अपने सुर बदल रहे हैं, ये किसी बड़े संकेत का इशारा है। बदलाव कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, कब आएगा, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन बदलाव आ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। और सबसे बड़ी बात, ये बदलाव लाने वाले कोई विदेशी ताकतें नहीं हैं, कोई विपक्षी नेता नहीं है। ये बदलाव लाने वाले खुद देश के बच्चे हैं, देश के छात्र हैं, देश के युवा हैं, जिन्होंने अपनी हिम्मत से, अपनी एकजुटता से, अपने सोशल मीडिया की ताकत से एक ऐसा दबाव बनाया है कि सत्ता के करीबी माने जाने वाले चेहरे भी अपनी तरफ खिसकने पर मजबूर हो गए हैं। ये असली लोकतंत्र है दोस्तों, ये असली जनशक्ति है। जब जनता जागती है तो सत्ता को झुकना पड़ता है। ये इतिहास का सबसे पुराना सबक है। बाबा रामदेव जो कल तक सत्ता की गोद में बैठे थे, आज सत्ता की चौखट से थोड़ा हट करके खड़े हो गए हैं। ये उनकी अपनी दूरदर्शिता है या फिर उनकी अपनी व्यापारिक ज़रूरत है, ये आप खुद तय कर लीजिए। लेकिन ये तय है कि कोई भी शख्स बिना कारण के अपना पाला नहीं बदलता। कोई भी बाबा बिना संकेत के अपनी ज़ुबान नहीं खोलता। और जब एक एक करके ऐसे लोग खड़े होने लगे तो समझ लीजिए हवा वाकई बदल रही है। एक बात और गौर करने वाली है, बाबा रामदेव ने कंगना पर हमला ज़रूर किया, लेकिन उन्होंने सरकार की भी थोड़ी तारीफ़ की, 2-4 शब्द अच्छे भी बोले।
ये उनका बैलेंस बनाने का तरीका है, पूरी तरह से किसी के खिलाफ नहीं जाना, हवा का रुख देखते हुए धीरे धीरे पोजीशन बदलना, ताकि अगर हवा फिर पलट जाए तो वापसी का रास्ता खुला रहे। ये चतुर व्यापारी की सामान्य रणनीति है, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन जनता अब समझदार हो चुकी है, जनता देख रही है कि कौन कब क्या बोल रहा है, कौन कब पलटता है, कौन कब वापस आता है। सोशल मीडिया की स्क्रीनशॉट वाली सुविधा ने पलटियों को बहुत मुश्किल बना दिया है। पुराने बयान एक क्लिक पर सामने आ जाते हैं, आपकी अपनी बात आपके सामने रख दी जाती है, इसीलिए अब पलटने वालों को भी बहुत सोच समझ करके पलटना पड़ता है, वरना जनता का जूता तैयार बैठा है। तो आप बताइए कमेंट में, आपको क्या लगता है, बाबा रामदेव जैसे लोगों का ये अचानक सुर बदलना किस बात की गवाही है? क्या ये बदलाव की आहट है? क्या कंगना रनौत की बीजेपी के अंदर हैसियत गिर चुकी है? क्या सत्ता के करीबी माने जाने वाले चेहरे अब असली जनता के मूड को समझने लगे हैं? और सबसे बड़ी बात, क्या इस पूरे प्रकरण के बाद बीजेपी को अपने रवैये में कोई बड़ा बदलाव करना ही पड़ेगा? आपकी राय हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हर बड़ी खबर और सच्ची खबर सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं जल्दी ही एक और खबर के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।